मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको सीटेट दिसंबर 2025 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा क्लास फर्स्ट है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 से 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिखा है? पहला प्रश्न हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिया गया। क्या कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर देन व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। यानी किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई जो है 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर हो तो इसका आयतन जो है मीटर क्यूब में क्या होगा? क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 से लिया गया, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो आपको दिखा रखा है कि लेंथ की वैल्यू दिखा रखी है कितनी, क्या दिया? 8 मीटर दिखा रखा, 8 मीटर दिया हुआ, और जो ब्रेथ दिखा रखा है वो दिखा रखा है 6 मीटर, 6 मीटर। चलिए अच्छा, जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या दिया हुआ है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिखा रखा है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिखा रखा है 194 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में घनाभ का यानी क्यूबॉइड का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? इट मीन्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये इजिकल टू हो गया 194 के बराबर। क्लियर? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है। हाइट हमें क्या करना है? यहाँ पर निकालना है पहले, उसके बाद ही हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हाइट को निकालते हैं। देखिएगा फॉर्मूले में हमें जो दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है? फॉर्मूले में दिखा रखा है, इस 2 को आप उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं तो रह जाएगा LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 194/2, जिसको आप काटेंगे तो 2 9 जा 2 7 जा, यानी ये जाएगा 97 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए L और B की मल्टीप्लाई करें तो L का मतलब 8 है, B का मतलब यहाँ 6 है, प्लस B मतलब 6 हो गया, और H यानी 6H बन गया, प्लस H आपको निकालना है। L आपको 8 दे रखा है तो 8H बन जाएगा इजिकल टू 97 के इक्वल बन जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 6 कितना? 48 होता है। 48 प्लस देखिए 6H यहाँ पर है, 8H यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए? 14 बन गए। 14H इजिकल टू 97 बन जाता है। अब यहाँ से हम देखें कि भाई 14H इजिकल टू बन जाएगा 97 में से आप क्या कर देंगे? 48 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या बनेगा आपको? यहाँ बन जाएगा 49 बन जाएगा। ठीक है, 9 8 17 हो गया, 4 8 9, ठीक है हो गए। चलिए तो H इजिकल टू निकालना है तो क्या बन जाएगा? 49 अपॉन क्या कर देंगे? 14 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो H की वैल्यू आ गई 7/2 मीटर आ गई। क्लियर हो? हमें क्या निकालना है? घनाभ का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है, फॉर्मूला क्या होता है? यानी घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होता है? LBH होता है। LBH यानी LBH, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H होता है। यहाँ से आप देखेंगे L का वैल्यू कितना है? 8 है। B का वैल्यू कितना है? 6 है। H का वैल्यू कितना है? 7/2। इतने मीटर क्यूब में आंसर निकला। 2 से काट लीजिए, 2 से 4 जा 2 4 जा 8 होता है, तो कितना बन गया? 24 मल्टीप्लाई बाई 7, इतने मीटर क्यूब। यानी कि अगर 24 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आंसर मिल जाएगा। 168 मीटर क्यूब, ये क्या बन गया? यही आपका आंसर हो गया। यानी आपका आंसर निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 168 मीटर क्यूब। ये चला गया पार्ट नंबर बी के साथ में
168 इन सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 से लिया गया था सी टेट के मैथ्स पेपर 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितना 893304 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर इज, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न हो सकती है। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 से लिया गया है सी टेट के मैथ्स पेपर 2 से। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आप इसे सोल्व करेंगे। देखिए जो नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया 893304 ये नंबर दिया गया। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या बनता है। पेयर बना लेते हैं, 2 के पेयर आपने बना लिए। सबसे पहले आप इसमें 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 9 जा 81 होता है, 81 होता है। ठीक है, आपने इसमें माइनस किया तो आपको 8 बच गया। ठीक है, इस 9 को और इस 9 को दोनों को हम यहाँ प्लस कर दें ऐसे, तो यहाँ मिल गया कितना आपको, यहाँ आपको 9 और 9 क्या बन जाता है 18 बन जाता है। और अगला जो पेयर 33 का इसको आप उतार लेते हैं। ठीक है, 18 का टेबल अगर आप चलाएंगे तो 18 चौक 72 होता है, तो 4 टाइम आप चला सकते हैं यहाँ पर। तो 4 4 जा कितना बन गया 16 हो गया, 6 यहाँ आ गया। ठीक है, 4 32 एक यहाँ पर 33 हो गया, और 4 एकम 4 होता है तो 3 मले 7 बन गया, तो ये बन गया 736। ठीक है, इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 बनेगा, और क्या बना 97 बन गया। आपने 04 का पेयर यहाँ पर एक और उतार लिया। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं 4 प्लस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर नीचे बन गया 188 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं 18 का 97 18 पर नंबर होता है तो 90 यहाँ पर चल सकता है, 5 टाइम्स यहाँ चला सकते हैं आप। ठीक है, तो 5 से आप यहाँ करेंगे तो कितना आ गया 5 5 जा 25 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा इट मीन्स ये 4 आ जाएगा, और ये आपका कितना बन जाएगा इट मीन्स 9 बन जाएगा। तो 9 4 2 5 यहाँ बन गया। ठीक है, इसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया भाई 9 बन जाता है। ठीक है भाई 7 कितना बन जाता है 7 बन जाता है, और 2 बच जाता है 279। यानी ये जो आपको रिमाइंडर बच गया, ये जो आपको रिमाइंडर बच गया, अगर ये इस संख्या में ना होता, ठीक है संख्या में ना होता, तो वो एक्चुअल में संख्या क्या होती जो परफेक्ट स्क्वायर बनाती, तो वो संख्या क्या होती 893304। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है 2, इसमें से क्या माइनस करना है 279 माइनस कर देना तो क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 0 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका 3 9 और 8, यानी ये जो वैल्यू आपको बची मिली है, ठीक है, ये एक्चुअल में कितना 945 का क्या है पूर्ण वर्ग बन जाती है। यानी कि एक्चुअली कहें कि भाई 945 का अगर आप स्क्वायर करते ऐसे, तो ये आंसर 89303025 प्राप्त होता। ठीक है, यानी अगर इसमें से हमने 279 माइनस कर देते, 279 माइनस कर दें, तो ये 945 का स्क्वायर बन जाता। इस तरह से 893025 जो नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग बन गया 945 का। तो क्या माइनस करेंगे इसमें से 279, तो ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहते हैं गोडाउन इज शेप ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर 42 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी यानी मैक्सिमम क्यूबॉइडल जो बॉक्सेस हैं इज मेजरमेंट 2.8 मीटर 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है, कैन बी स्टोर्ड इनटू द गोडाउन। यानी एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56 मीटर है, 42 मीटर है और 10 मीटर है। इसके अंदर जो है अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की जो विमाएँ हैं वो 2.8 मीटर
2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर हो तो हमें उनकी क्या निकालनी है, डिब्बों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, अगर हमें जो घनाभाकार डिब्बों की अगर हमें संख्या निकालनी है, घनाभाकार डिब्बों की क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है। अगर हमें घनाभाकार डिब्बों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास जो गोदाम है उसका क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। जो घनाभाकार गोदाम है तो हम यहाँ पर जो हमें गोदाम दिया हुआ है जो घनाभ के आकार का है उस गोदाम का क्या करेंगे, हम आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और प्रत्येक डिब्बे का क्या हुआ, और यहाँ पर जो प्रत्येक डिब्बे हमने यूज़ किए हैं, प्रत्येक हमारे पास में डिब्बे का आयतन निकालेंगे। डिब्बे का क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि गोदाम के आयतन को प्रत्येक डिब्बे के आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, डिब्बों की संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या क्या आपको गोदाम का आयतन कहना है, देखो 56 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 42 मीटर दिया हुआ है, और हमें 10 मीटर दिखा है। ये तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई, क्योंकि LBH फॉर्मूला होता है। आयतन निकालेंगे, घनाभाकार का फॉर्मूला जो होता है, यानी जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, LBH होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दें तो हमारे पास क्यूबॉइड का क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, चलिए नीचे भी सेम LBH लगेगा, तो 2.8 ये मीटर में है, 2.5 ये भी मीटर में है, लेकिन ये 70 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर को आप मीटर बनेंगे तो 0.7 मीटर बन जाएगा, 0.7 मीटर बन जाएगा, क्योंकि 70 सेंटीमीटर को क्या करेंगे आप 70/100 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.7 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन गया हमारे पास। अच्छा, सोल्व करें इसको, तो देखिए ये पॉइंट अगर हम यहाँ से हटा दें, इन तीनों पॉइंट को हटा दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए इस 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 को 100 होता है, 40 बार कट गया, कितना बार कट गया, इट मीन 40 बार कट गया। हाँ 28 हो गया भैया, 28 दूना 56 होता है, 2 बार कट गया। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 6 42 होता है, तो क्या बन गया हमारे पास, वही 2 गुना 6 गुना 10 गुना 40, इतनी संख्या आ गई। तो 6 दूना 12, ठीक है, 12 चौक 48, और 48 में कितना आ गया, 1 और 2 0 आ गए। ठीक है, तो 4800 हमारे पास डिब्बों की संख्या आ गई। ठीक है, 4800 चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी हो गया आपका राइट आंसर बन जाता। साथियों, आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाँ, ये क्या कहता है, फ्रैक्शन दिखा रखी है, भिन्न दिखा रखी हैं, 44/49, 33/38, 22/25 एंड 24/29 को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। चलिए देखिए, अगर 44 को 49 से आप डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.89 के आसपास आएगी। ऐसे ही 33 को जब आप 38 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.86 के आसपास आएगी। ठीक है, आगे आप 22 को डिवाइड करते हैं 25 से तो वैल्यू 0.88 के आसपास आएगी, और 24 को अगर आप डिवाइड करते हैं 29 से तो वैल्यू आपको 0.82 के आसपास मिलेगी। ठीक है, इनको क्योंकि अवरोही क्रम में लिखाने को कहा गया है, यानी 0.89 किससे बड़ा है, 0.88 से, और ये हमारा 0.86 से, और ये हमारा 0.82 से। ठीक है, तो इसका जो क्रम हो जाएगा, जो इसका
क्रम हो जाएगा, यानी अवरोही क्रम जो हो जाएगा, अवरोही जो क्रम हो जाएगा वो क्या बनेगा, देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होने का मतलब आप इसको क्या करेंगे, बड़े से छोटे की ओर लेके चलेंगे, बड़े से छोटे की ओर लेके चलेंगे। तो इसका जो क्रम बन गया ये 0.89 किससे बना है, 44 अपॉन 49। अगला कॉमा, अगला कितना बनेगा भाई, ये किससे बना है, 22 अपॉन 25 से बना है। नेक्स्ट वन, ये 33 अपॉन किससे, 38 से बना है। और 0.82 बना 24 अपॉन 29 से, क्योंकि हम इसमें अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर को ढूंढ रहे हैं। तो 44 अपॉन 49 यानी ये वैल्यू कहाँ गई, ये वैल्यू मिल गई बी पार्ट में। तो बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 ये कहता है हमारे पास में कि द रेशियो ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 1:4। द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज़, यानी किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चन सी टेट के 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था, सी टेट के मैथ्स पेपर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सम बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है, जो हमारे पास में सम बहुभुज होता है उसका प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है वो सम बहुभुज का प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, जो बाह्य कोण होता है वो कैसे निकालते हैं, वो होता है 360/n फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसका अगर अंतः कोण की बात करें, समबाहुभुज का प्रत्येक अगर अंतः कोण की बात करें तो यहाँ पर हम अंतः कोण की बात कर रहे हैं, अंतः कोण की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2n-4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n। ये हम समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और बाह्य कोण निकालेंगे 360/n होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रारूप क्या कहता है कि इनका जो रेशो है 360/n, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू एक रेशो कितना है 4 है। ठीक है, एक रेशो क्या है 4 दिखा रखा। इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देते तो ये ऐसे बन जाता 360/n मल्टीप्लाई में n बटे क्या बन जाता 2n-4 और मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 1/4 बन जाता है। इस n से n कट जाता, 94 जा बन जाता 360। ठीक है, तो क्या बनता 4 बटे क्या बन जाता 4/2n-4 इजकल टू 1/4 और 4 जब बन जाता 16। तो 2n-4 इजकल टू क्या बन जाता 16 बन जाता है। यहाँ से 2n इजकल टू क्या बन जाता 16 + 4 बन जाता जो कि 20 बनेगा। तो 2n इजकल टू क्या बन जाता 20 बन जाता। n की वैल्यू निकालनी है, 20/2 आ जाता, 2 से काट दे 10 बार आता, n की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10 बन गया आंसर। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, उसमें कितनी भुजाएं 10 भुजाएं हैं, यानी पार्ट नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाता है। डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कुछ इस प्रकार से है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। If one of its parallel sides is longer than the other by 6 centimeter, then the length of the longer side is in centimeter में क्या होगी, यानी किसी समलंब का क्षेत्रफल अगर 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो शीर्षलंब है वो 7 सेंटीमीटर है, यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब मान लेते हैं ये भुजा हमारे पास कितनी है x है, तो दूसरी वाली ये भुजा कितनी हो जाती है x में 6 जोड़ देंगे तो x + 6 हो जाएगी।
क्लियर, ये क्वेश्चन का प्रारूप है। और ये जो बीच की दूरी है वो कितनी है, मान लिया जो एच जो दिखा रखी है हमारे पास में, जो हाइट हमारे पास दिखा रखी है, एच जो दी हुई है वो क्या दिखा रखी है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू हमें दिखा रखी है कितनी, 7, क्या है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, चलिए तो ये x हो गई, ये x प्लस 6 हो जाती है, समांतर भुजाएं, एक x हो गई, दूसरी जो है वो x प्लस 6 हो जाती है। ठीक है, अच्छा उनके बीच की दूरी 7 हो गई। चलो फॉर्मूला लगाते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, हाँ तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2, ये पैरेलल साइड्स कौन कौन थी, ए और बी, ए प्लस बी और इंटू एच। ठीक है, पैरेलल साइड का यानी समांतर भुजाओं का योग है, और उनके शीर्ष लंब के बीच की जो दूरी है अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 आगे मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जो हमें दिखा रखा है कितना 105 यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या बन गया 1/2 बन गया, अंदर क्या बन गया x, यानी a का मतलब कौन हुआ x हुआ, और b का मतलब x प्लस 6 हुआ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई h हो गया 7। क्लियर हुआ, अच्छा चलिए 2 उधर चला गया तो क्या बन गया 210 बन गया। ठीक है, इधर क्या बन गया भाई, ये हमारे पास कितने हैं 2x, तो ये हो गए हमारे पास में, 7 से मल्टीप्लाई हो गई तो 7 दूना कितना हो गए 14x बन गए। ठीक है, प्लस 7 छंग 42 बन गया, इतना वैल्यू बन जाता है। ठीक है, चलिएगा यानी हम पहुंच गए यहाँ पे कि 14 जो x है वो इजिकल टू 210 में से आप 42 माइनस कर दीजिए, कर देंगे कितना बन जाएगा 168 हो जाएगा, 168 बन जाता है किसके 14x इजिकल टू। क्लियर, अच्छा तो यहाँ पर x निकालेंगे तो क्या बनेगा कि भाई 168 को आपने क्या किया 14 से डिवाइड कर दिया, 14 से काटा 14 बन जा, और दूसरा क्या बन जाएगा 14 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12 निकल के आ गई। क्या निकली, हमें क्या बताया लंबी भुजा की लंबाई निकालनी। ठीक है, तो लंबी भुजा कौन सी है, जो लंबी भुजा है वो कौन सी है, लंबी भुजा कौन है x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, x का वैल्यू कितना निकला 12, उसमें 6 जोड़ दिया हमने तो कितना बन गया 12 6 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या बन गया आंसर बन जाता है। क्या बन गया आंसर चला गया कौन से पार्ट के साथ में, डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है, तो डी आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों आपका चैनल अपना चैनल है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या कहता है, क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि द मीन ऑफ द मीन मीडियन एंड मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा। क्या निकालना है आपको कि जो आंकड़े दिखा रखे हैं इसके माध्य को बहुलक तथा क्या परिसर का माध्य क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू दिखा रखी है यानी आंकड़ों की संख्या है 2 1 3 2 4 9 8 4 1 3 और 4, ये हमें कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में CTET के मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन का कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं, ये जो डेटा दिखा रखा है, इनका सबसे पहले आप क्या करते हैं आरोही क्रम लिख लेते हैं। आरोही क्रम क्या होगा यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो 2 कितनी बार आएगा 2 बार लिखा जाएगा ऐसे। आगे देखेंगे तो 3 हमारे पास में यहाँ पर ही है, ठीक है, अच्छा 1 बार लिखेंगे। उसके बाद में 4 की वैल्यू कहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी 3 बार लिखा जाएगा 4 को। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 4 से बड़ा 8 है, 9 है, भाई 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा कौन 13 1 3। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी
इसमें जो डेटा है उसकी संख्या आ गई 10, और ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। 10 क्या होता है, सम संख्या होती है। तो उस समय हमारे पास में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2 होता है। अब n/2 से मतलब क्या हुआ, 10/2 करेंगे तो 5th टर्म आएगा, प्लस 5th में जोड़ेंगे तो 6th टर्म आएगा, होल अपॉन 2 कर देंगे तो मीडियन निकल गया, मीडियन निकल गया। 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5th और 6 कौन सी है, 4 प्लस 4/2 जो बन गया 8/2, यानी आंसर आ गया 4। ठीक है, मीडियन निकल के आ गया। अच्छा, इसका जिसकी बात कर रहे हैं मोड निकालिए। मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक बोलते हैं हिंदी में इसको, वैसे इसको मोड बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे बहुलक से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है, जैसे 4 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया इसमें, इन आंकड़ों में, इन डेटा में, तो जो सबसे ज़्यादा बार काउंटिंग में आ रहा है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, हाँ, अगर इसका हम रेंज निकाल लें, रेंज मतलब इसका परिसर निकालें, क्या होगा, परिसर निकालें, तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 13, सबसे छोटी संख्या कौन है, 1, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दीजिए तो इसका रेंज निकल आएगा, परिसर निकल आएगा। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। किस किस का निकालना है, जो अभी हमने डेटा लिए हैं, जो डेटा लिए हैं हमने, कौन कौन से डेटा लिए हैं भाई, हमारे पास में 1 है, 2 भी है, आगे 2 है, 3 है, और 3 बार 4 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, और 13 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी काउंटिंग करके इसको अपॉन क्या कर देंगे, आप अपॉन क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। इनको जब आप जोड़ेंगे सबको तो ये आंसर 50 आएगा। 50/10 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या होना है कि ये जो हमारे पास मीन निकला है, इस वाले मीन को एक आंसर हमने निकाला भाई, मीडियन निकाल लिया हमने ये रहा। ठीक है, हमने ये मोड निकाल लिया, हमने ये रेंज निकाल लिया, और हमने मीन निकाल लिया। अब इनका भी क्या चाहिए हमें, इनका भी क्या चाहिए, इनका भी मीन चाहिए, इनका भी क्या चाहिए, M4 मीन चाहिए हमारे पास में। तो जब हम इनका मीन निकालेंगे, इनका फाइनल मीन निकालेंगे, तो वो क्या होगा, 4 प्लस, यहाँ से निकलेगा 4 प्लस 12 प्लस 5, और होल अपॉन कितने काउंटिंग है, 1 2 3 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, 4 4 8 बन गया। ठीक, 12 8 20 और 5 कितना बन गया, 25/4 बन गया। तो 25/4 बन गया, तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, और चला जाएगा ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ, पहले 4 वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको अभी मीन क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था 31 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, CTET के मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ। 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कितना, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सिलेंडर इज, अगर हम पाई को 3.14 लें, यानी आधार की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन है कितना, सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा अगर पाई को 3.14 लिया गया हो। ये फिगर हम आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की दिखा रहे हैं। ये फिगर इस प्रकार से सिलेंडर होता है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये क्या होती है, रेडियस होती है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, इसको हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम हाइट कहते हैं। क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था। चलिएगा, क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे। देखिए, जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको CSA ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, यानी बेलन का
बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, यानी कह सकते हैं कि सी एस सिर्फ सिलेंडर की बात करें तो वो होता है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो 2πRh, 2 पाई को 3.14 लिया गया, रेडियस हमारे पास कितनी 3 है, हाइट हमें निकालनी है और ये इक्वल टू है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर। यहाँ से आप हाइट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 94.2 को डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 3 से, इससे आप क्या कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा चलिएगा, देखिए वैल्यू क्या बनती है, अगर आप 2 से काट लें इसको, 2 से काट दें इसको, कितना हो गया, इट मीन्स 4 टाइम 2 7 जा और कितना बन गया भाई 2 1 जा बनेगा। ठीक है, हाँ 2 1 जा बनेगा यहाँ पे। ठीक, चलिएगा उसके बाद में जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो 3 से काट लें भाई, 3 1 जा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो क्या बचा 15.7 और डिवाइड बाय 3.14, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई, क्या आ गई, h आ गई हमारे पास में। अगर इसको हम और सोल्व करें तो ये इसको 5 बार काट देता है, सीधा सीधा हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। सोल्व कर लीजिएगा, इसको 5 बार काट देगा, h बन गया। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ, क्या चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई यहाँ पर कितना है, पाई यहाँ पर कितना है 3.14 आप यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पर आर जो निकला है, आर जो क्वेश्चन में है कितना है 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एच का मतलब 5 आ गया। इतने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर बन जाता है हमारे पास में। यानी एक तरह से 3.14 को आपको 45 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 141.3 निकल आएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन चला गया फर्स्ट पार्ट के साथ, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर ए, आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ ए perpendiculars from the opposite vertices to a diagonals are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? यानी किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है, तो इस विकर्ण का लंबाई क्या होगा ये आपको निकालना है। जैसे फिगर से आप देख रहे हैं, एक 7.2 सेंटीमीटर है, एक 8.8 सेंटीमीटर हमारे पास में लंब यानी ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो आपको निकालना है विकर्ण यानी AC की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिएगा। हाँ देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में ये जो दो लंबाइयाँ हैं, ये जो दोनों लंबाइयाँ हैं, इसको हम L1 मान लें और इसको हम L2 मान लें। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो उस समय जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बैठेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बैठेगा वो कितना होगा 1/2 L1 प्लस L2 और मल्टीप्लाई बाई D, यानी उसकी जो दूरी है हमारे पास में, जो डिस्टेंस है उससे आप यानी विकर्ण की जो लंबाई है वो कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लंबाई है ये वाली, इसको AC कह सकते हैं। यानी जो डिस्टेंस है D जो है वो
AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में दे रखा है 227.2 इज इक्वल टू 1/2 L1 प्लस L2, यानी कि लेंथ जो पहले वाले हमारे पास परपेंडिकुलर की है वो 7.2 है और प्लस 8 पॉइंट कितनी है 8 दिखा रखी है और मल्टीप्लाई बाई डी, यानी डिस्टेंस उनके बीच की जो है जिसको AC का नाम दिया गया है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिएगा, आप अब देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में हाँ क्या बनता है। हाँ, क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी बन जाती है, देखिएगा ये वैल्यू बन गई भाई 227.2 इज इक्वल टू, यह क्या बन गया 10 हो गया, 16/2 हो गया, 16D/2 बन गया, तो 2/16 हो गया, यानी 8D के इक्वल आ गया, यानी D इज इक्वल टू क्या बन गया 227.2 डिवाइड बाई 8 बन गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 8 दूना 16 हो गया, ठीक है, 8 × 2 64 हो गया और 8 चौक 32 हो गया, तो D का आंसर कितना आ गया 28.4 सेंटीमीटर। विकर्ण की जो लंबाई है क्या हो गया, जो विकर्ण है विकर्ण की जो लंबाई आ गई, विकर्ण की जो लंबाई हमें निकालनी थी जो आ गई 28.4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। ये चला गया 28.4 सेंटीमीटर, ए पार्ट के साथ चला जाता है, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, क्वेश्चन 10 ये कहता है कि इफ़ अगर x एडिड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30 द नंबर शुड बी ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √12x + 9, यानी यदि प्रत्येक 14, 12, 34 और 30 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपको √12x + 9 का मान बताना है। क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। देखिए, अगर हम समानुपात की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन का प्रारूप कुछ ऐसा बनता है कि 14 में आपने x जोड़ दिया, ठीक है, उसका जो रेशो है वो किसके साथ में 12 + x के साथ में, और समानुपात यानी कि जो फिलहाल अभी क्या बन जाएगा हम इक्वल टू में ले लेंगे, कितना बन जाएगा कि 34 + x और डिवाइड में बन जाएगा x + 30, यानी ये ऐसा बना होगा कि 14 + x रेशो कितना बना होगा 12 + x और यहाँ समानुपात का निशान आ जाएगा, कितना आएगा 34 + x और रेशो कितना हो गया 30 + x या x + 30, ठीक है, तो ये बन गया ऐसे भाई 30 + x या x + 30, ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो? चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा कि 14 + x में आपने मल्टीप्लाई कर दी किसकी 30 + x की या x + 30 की, इज इक्वल टू क्या बन जाता है, अगली जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी 12 + x के साथ में 12 + x के साथ में 12 + x के साथ में मल्टीप्लाई होगी 34 + x की। क्लियर? हाँ, चलिएगा पहले केस को देखते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 42 हो गया, ठीक है, कितना बन जाएगा भाई 420 बन जाएगा, यहाँ से 14 से 42 हो गया, प्लस यहाँ से 14x आएगा, यहाँ से 30x आएगा, ठीक भाई 14 से 42 हो गया और यहाँ से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कितना बनेगा पहले 14 ही कर रहे हैं ना, तो ये कितना 14x बन जाएगा, प्लस फिर x ही करेंगे तो 30x बनेगा प्लस x² बनेगा, ये तो ये बन गया। 34 का और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 का 12 408 होता है, 408 हो जाएगा, प्लस इधर से क्या करेंगे तो यहाँ से 12x आ जाएगा, यहाँ से 34x आ जाएगा और यहाँ से x² आ जाएगा, तो ये तो कट गए दोनों के दोनों, ये तो कट जाएंगे दोनों के दोनों। क्या क्या बचेगा देखिए, यहाँ से 420 है, अच्छा, प्लस
ये कितने 14x तो ये 30x ही हैं, 14x तो ही और 30x ही हैं, कितने बन गए 44x हो गए। इज इक्वल टू में कितने 408 उधर हैं, ठीक है, प्लस 12x यहाँ पर है और 34x यहाँ पर है, कितने बन गए 46 हो गए, 46x यहाँ पर है। इसको सबको उधर ले जाओ भाई, 420 तो ये हो गए प्लस 44 से x ये हो गए, माइनस में 408 हो जाएंगे, माइनस में 46 x बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0 बन गया, ऐसे बन गया। अच्छा ये क्या बन गया 420 में से 408 चले गए, ठीक है, कितने बने 12 बने। तो 12 माइनस का कितना बन गया, अभी 44 प्लस के हैं 46 माइनस के हैं, तो माइनस के 2x बच गए, इजकल टू 0 हो गया, या 2x इजकल टू 12 बन गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 12/2, 2 से 6 बार कट जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितने आ गई 6 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू क्या होगी 6। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालना, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है हमें, इट मीन्स अंडर रूट 12x + 9 फाइंड करना है, ठीक है। चलिएगा निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या बनेगी, तो 12 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 + 9, ठीक है। तो 12 6 72 प्लस 9 कर दें, तो 72 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 81 आ गई, और 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 होता है, क्या होता है 9 होता है, तो 9 क्या बन गया राइट आंसर। कहाँ चला गया ए पार्ट के साथ में, तो ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारे पास में है वो किस प्रकार से दिया हुआ, क्वेश्चन 11 ये कहता है कि द स्क्वायर एंड ए सेमी सर्कल विद ए क्लोज्ड बेस आर फॉर्म्ड यूजिंग पीस ऑफ वायर जहाँ लेंथ है 114 सेंटीमीटर ईच, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ सेमी सर्कुलर, जहाँ पाई को 22/7 आप यूज़ करेंगे। तार के 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की जो लंबाई है वो 144 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे से एक बंद आधार का अर्धवृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 में, ठीक है। देखिएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, हमारे पास में एक तार दिया हुआ है और उसको वर्ग के रूप में, यानी इस प्रकार से एक उसका क्या बना लिया वर्ग बना लिया, ऐसे एक वर्ग का रूप दे दिया जहाँ मान लिया उसकी सारी भुजाएं जो हैं वो हम ए की मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस तार को हमने क्या बनाया, एक वर्ग के रूप में बनाया, जिसकी जो लंबाई है, इस तार की जो लंबाई है वो 100 कितनी है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी 144 सेंटीमीटर वर्ग बना। अच्छा, इसी से ही हमने क्या बनाया, इस प्रकार का एक ऐसे अर्धवृत्त बनाया इस प्रकार से, जहाँ पर ये रेडियस का काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, तो ये अर्धवृत्त बन गया हमारे पास में, ठीक है, बंद आधार का अर्धवृत्त बन गया इस प्रकार से। इसकी भी जो लंबाई है, यहाँ पर भी जो पूरा इसका लंबाई है वो कितना है, वो सेम है, कितना 144 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, तार के टुकड़े की जो लंबाई है और इस वर्ग का जो परिमाप है दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि 144 सेंटीमीटर जो है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × A, क्योंकि हमने साइड A मानी है तो 4A बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आंसर क्या निकल के आ गया, एक आंसर आ गया 144/4। ये क्या हो गया A, यानी कि उस वर्ग की भुजा निकल के आ गई, उसकी वर्ग की भुजा निकल के आ गई, इतने सेंटीमीटर उस वर्ग की भुजा होगी, यानी A का वैल्यू निकल के आ गया, वर्ग की भुजा इतने सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। चलिएगा, उसी प्रकार से अगर हम दूसरे केस में देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त बना हुआ, ये क्या बना हुआ अर्धवृत्त बना हुआ, ठीक है। इस केस में तो उस केस में हमारे पास में लंबाई तो वही है 140 सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर, लेकिन इसको किसके इक्वल, यानी देख ये भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, ये भी, और ये यहाँ से आता है कितना वृत्त का आधा पार्ट है, यानी 2πr का आधा पार्ट है, तो कितना रहेगा πr रह गया भाई। पूरा वृत्त होता तो 2πr होता, आधा है तो क्या πr रह जाएगा, प्लस इसमें क्या रेडियस कौन जुड़ गई 2r रेडियस जुड़ गई, ऐसे, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर क्या बना भाई 144 जो हमारे पास में है
वो इजिकल टू, कि पाई को तो 22/7 कहा गया, क्या कहा गया भाई, पाई को तो 22/7 कहा गया, ठीक है। इतने आर प्लस और ये 2r बन गया, तो 7 दूनी 14, आपका कितना बन जाएगा हैं 22, तो कितना बन गया 144 जो है वो इजिकल टू बन गया कितना, जोड़ दिया हमने इसको 36r/7, 36r/ आपका क्या बन गया 7 बन गया। तो यहाँ से रेडियस निकाली हमने भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस क्या निकलेगी 144 मल्टीप्लाई बाई 7 बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 36 4 जा यही होता है 144, तो 4 7 28 सेंटीमीटर हमारी क्या बन गई रेडियस निकल के आ गई। क्लियर हुआ। चलिए अब हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है उसको आप डिवाइड कर दीजिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के। जो अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है हमारे पास में, उससे क्या कर दीजिए, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जो हमारे पास अर्धवृत्त बना हुआ है, जो हमारे पास अर्धवृत्त बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल हमारे पास में, उसको डिवाइड कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से। तो क्या बनेगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 होता है, भुजा की घात 2 होता है। भुजा हमारे पास क्या दिखा रखी है ए, यानी कि 144/4 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, फॉर्मूला वैसे तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो कितना बन गया भाई, एरिया ऑफ जो सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 होता है ऐसे। अब इसको हम सोल्व करें तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये है हमारे पास में 144 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, कितना 4 है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बना 144, ठीक है बटे 4 और 144, ठीक है बटे 4, और ये जो 2 है आपका, ठीक है ये किसका पार्ट हो गया ऊपर वाले का, यानी कि न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा इंटू 2 बन गया। चलिए और क्या चलेगा, पाई 22/7 होता है तो क्या उल्टा बन जाएगा 7/22, 22 मतलब यहाँ पर, और रेडियस कितनी है हमारे पास, हाँ 28 आया ना, ठीक है 28 गुना 28, ये ऐसा कुछ वैल्यू बन गया आपके लिए। क्लियर हुआ। अच्छा इसको आप काट लें, सोल्व कर लें इसको, देखो 2 से तो हाँ इस वैल्यू, क्योंकि ये तो क्या होता है 22 होता है ना, 2 नहीं होता 22 होगा, 22 बटे, क्योंकि उल्टा होता है ना 7/22, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो 2 से आप काट सकते हैं भाई, ये 11 बार कट गया, ठीक है ये हमारा 11 बार कट जाता है, ठीक है। 7 से काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। 4 से काट लीजिए, 4 3 12 हो गया, 4 6 24 हो गया, 4 से काटेंगे 4 3 12 हो गया, 4 6 24 हो गया, ठीक है 4 9 36 हो गया, 9 बार कट गया, ठीक है। तो आगे कर दीजिए, हाँ छोटा छोटा काट लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना हमें भाई, 2 से काट लें इसको, 2 और 2 8 16 हो गया, 2 से काट लें तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 से इसको 9 बार काट सकते हैं अभी अब, और 2 से इसको 7 बार काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 11 बचा यहाँ पे और ये 7 बचा, ये 9 बचा और ये 9 बचा, ठीक है। तो कितना बच गया, आंसर बच गया, जो रेशो आ गया हमारा, जो रेशो बन गया हमारे पास में वो क्या बन गया, इट मीन्स रेशो बन गया 81/77। एक तरह में जो रेशो प्राप्त हो गया वो इक्वल टू हो गया 81/77। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया है 81/77, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कैसा ये कहता है कि ये संख्या दिखा रखी है ना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y - 13x - 8a टू ऑब्टेन 11x - 16y + 7, यानी जो 11x - 16y + 7 है प्राप्त करने के लिए जो संख्या है आपकी, जो मतलब वैल्यू दिखा रखी है 5y - 13x - 8a में से क्या घटाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था। देखिए कैसे आप इसको सोल्व करेंगे।
जो क्वेश्चन दिखा रखा है वो ये कि 5y माइनस का 13x माइनस 8a में से क्या घटाएं, मान लीजिए z घटा दिया हमने, इजिकल टू क्या बच गया, इट मीन्स 11x माइनस का 6y प्लस 7a, ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, चलेगा। अब ये क्वेश्चन कहता है कि अगर इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं तो हमें तो आंसर किसका चाहिए, z का चाहिए। क्या चाहिए आंसर हमें z का चाहिए आंसर। तो क्या करते हैं, z इजकल टू, या इसको जीरो बना लीजिए इधर ला कर, या z इजकल टू बाद में निकाल लीजिए, एक ही बात है। अगर हम z इजकल टू निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, 11x माइनस का 6y प्लस 7a में से ये सब के सब उधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस का कितना 13x हो जाएगा, और प्लस का 8a हो जाएगा। उधर जाके क्या बन गया जी, z इजकल टू, देखो 11x यहाँ पर है, 13x यहाँ पर है, 11x यहाँ पे 13x यहाँ पर है, तो कितने बन गए हमारे पास में, कितनी वैल्यू बन गई 11x और 8 मीन्स, लेकिन ये हमारे पास में जो वैल्यू दिखा रखी है ये क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रखी है इट मीन्स 11x, ये 11x है माइनस 16y है प्लस 7a, ये वैल्यू इजकल टू ये था 5y माइनस 13x माइनस का 8a में से आप क्या करते हैं, z माइनस करते हैं, तो वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी बनी है हमारे पास में, देखो यहाँ से इसको जोड़ा तो 24x बन गया, 24x बन जाता है हमारे पास में। अच्छा, आगे देखें ये वैल्यू कितनी दिखा रखी है, हाँ, क्योंकि देखो हम ये कर रहे हैं तो ये माइनस z है फिलहाल अभी, अगर इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस z है, माइनस z के रूप में लेना पड़ेगा फिर इसको ऐसे, नहीं तो एक काम कर लीजिए, माइनस z वाला प्रोसीजर ख़त्म ही कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस z में लिख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा कि इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, बात आएगी ना भाई, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या होना है, z इजिकल टू, माइनस z वाला ख़त्म कर दीजिए, तो z इजिकल टू क्या बनेगा 5y माइनस का 13x माइनस का 8a, और इसको इधर ले जाइए माइनस का 11x प्लस का 6y और माइनस का 7, ऐसे कर लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो z इजिकल टू, क्योंकि वहाँ से निकल रहा था माइनस z, अब निकल रहा सीधा सीधा z। ठीक है, तो क्या कर देंगे, देखो ये आपके कितने हैं 5y है, यहाँ 6y है, तो कितने होंगे 11y हो गए। ठीक है, माइनस के 13x है, माइनस के 11x, माइनस के कितने हो गए 24x हो गए, और ये कितने हो गए माइनस के 7 और माइनस के कितने 8, कितने माइनस के 15a हो गए। क्लियर, तो ये वैल्यू बनी है, कितनी बनी है, इट मीन्स भाई कितना है, हाँ, ये वैल्यू जो बनी है हमारे पास में, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू ना इट मीन्स आपको जो दिखा रखी है 16y है, हमसे गलती लिखा गया, ये 16y एक्चुअल में, ये 16y है, 16 5 21 होता है जी, हाँ, ये हमसे मिस हो गया एक्चुअल में 16y है, ना कि ये हमारे पास 6y नहीं है 16y है, ये गलत दिखा गया यहाँ पर, तो ये 16y एक्चुअल में। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि मतलब यहाँ हमारे पास में 5y माइनस 13x माइनस 8 है, हाँ ठीक है, माइनस में z घटा दें तो 11x माइनस का 16y है, 16y 6 नहीं है 16y है। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास 16 और 5 21y बन गया, माइनस का कितना बन गया 24x हो गया, माइनस का कितना बन गया 15a हो जाता है। तो एक्चुअल में ये आपका राइट आंसर बन जाता है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है कि 21y माइनस 24x माइनस 15a चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, सही उत्तर आपका बी पार्ट हो गया। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज, देखिए एच टी एच टी टी एच एच टी एच एच इस प्रकार से मिली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, किस प्रकार से सोल्व करेंगी। क्वेश्चन पूछा गया था 9 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देखें तो कुल परिणाम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना चाहते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जो फेवरेबल आउटकम्स हैं
वो कितने हैं भाई हमारे पास में, क्योंकि हेड की बात कर रहे हैं तो कितने हेड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हेड है। टोटल कितनी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10 है भाई। टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हैं। और हेड कितने हैं, 6 हैं, तो 6/10, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया सीधा सीधा 3/5। क्वेश्चन खत्म, आंसर कंप्लीट, 3/5 आपका आंसर बन गया। चला गया ए पार्ट के साथ में 3/5 इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि जब x को 1/9 और y को -3/4 रखा जाता है तो व्यंजक जो है आपका क्या है, 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy का मान क्या होगा। ये 21 फरवरी 2016 से प्रश्न लिया गया। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, जिससे हमें जो दिखाया हुआ है यानी पॉलिनोमियल ऑफ x हम मान लेते हैं, वो क्या दिखा रखा है कि 81x² माइनस नहीं प्लस में है 16y² और माइनस में है 72xy। देखो ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या चीज़ है, ये 9x का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4y का स्क्वायर है। और क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में फॉर्मूला 2ab या 2xy टाइप बनेगा या 2ab कह लीजिए। फॉर्मूला किस पे डिपेंड है, ये एक्चुअल में डिपेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप फॉर्मूले पे, जहाँ फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्मूले पर डिपेंड है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बना, तो एक्चुअल होता -2 इंटू ये क्या बनता भाई 9x बनता और मल्टीप्लाई बाई 4y बनता, तो क्या 9 दूना 18 चौक 72xy बन जाता है। तो एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या बनता है, ये बनता 9x माइनस 4y का क्या बनता है, ये होल स्क्वायर बनता ऐसे। अब इसका मान क्या होगा, वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें कि भाई 9x माइनस 4y इसका जो होल स्क्वायर बनेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 9 मल्टीप्लाई बाई x का आंसर कितना है 1/9, कितना 1/9। ठीक है, तो माइनस कितना 4 इंटू y का आंसर कितना माइनस का 3/4, इसका भी होल स्क्वायर, तो 4 ने 4 काट दिया, 9 ने 9 काट दिया, ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, यानी 1 + 4 का 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो बाद में 4 का स्क्वायर बन जाएगा, जिसे आप 16 कहते हैं, 16 कहते हैं। तो आंसर क्या बन गया 16 आपका आंसर आ जाता है, इज़ योर राइट आंसर बन गया। तो कहाँ चला गया 16 चला गया डी पार्ट के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारलर क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, चैनल को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहनों भाइयों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, अगला जो प्रश्न हमारे पास में दिखा रखा है, ये कहता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, ए फैक्ट्री requires 84 machines to manufacture of a certain number of articles in 126 days. How many more or less machines would the factory need to manufacture the same number of the articles in 108 days? एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया था। 28 जनवरी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अब इसको सोल्व करने के आपको एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान है कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 और D2। M से मतलब यहाँ मशीन की संख्या से है, M जो 1 या 2 से मतलब है ये जितनी मशीनें हैं, तो मशीनों की जो संख्या है वो M को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, M को रिप्रेजेंट कर रही है। D का मतलब यहाँ पर दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, दिनों की जो संख्या होगी उसे क्या रिप्रेजेंट करेगा, D रिप्रेजेंट करेगा। अब M1 D1 से मतलब हुआ भाई 84 मल्टीप्लाई पर दिन कितने लग रहे हैं 126 इज इक्वल टू M2 मतलब हमें निकालना है
मल्टीप्लाई बाय D2 में पता है 108 दिन लग रहे, क्लियर। तो M2 फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 126 बटे क्या हो जाएगा 108 बन जाएगा। 108 बन जाता है, 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 चौक 2 दूना 4 होता है, 2 से 2 पंजा 10, 2 चौका 8 होता है, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 से 2 दूना 4, 2 सता 14 होता है। 3 से काट लीजिएगा, ठीक है, 3 सता 21 होता है और 3 नमा 27 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और भी कर सकता है, 3 से 3 या 3 से 9 होता है और 3 चौका 12 और 3 दूना 6 होता है, ठीक है। और अगर 3 से काटें तो 3 बन जा और कितना हो गया 3 चौका 12 होता है। तो M2 का मतलब कितना आ गया 7 गुना 14 निकल के आया, और 14 सता कितना होता है 98 होता है, 98 होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, आवश्यक अधिक मशीनों की संख्या। भाई हमारे पास तो 98, हमारे पास थी कितनी 84, अब हमें M2 कितना है 98 निकला। तो अधिक मशीनों की संख्या कितनी अधिक चाहिए, ठीक, कितनी अधिक मशीन चाहिए हमें, ठीक, अधिक मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इट मीन्स अधिक मशीन कितनी चाहिए, अधिक मशीनों की जो संख्या निकली है वो क्या निकल के आई है, संख्या क्या निकली है 98 में से आपने 84 माइनस कर दिया तो कितना आंसर, आंसर है 14, 1 4 14 आपका क्या बन गया राइट आंसर। कितनी चाहिए अधिक, कितनी में 14 अधिक मशीन चाहिए, यानी सी पार्ट आपका राइट, 14 अधिक मशीन चाहिए, 14 मोर मशीन चाहिए आपको, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपका सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं सोल्व क्वेश्चन में। ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 29 x + 1 33 44 x + 3 x + 6 एंड 46 इज 39 है। देन द मीडियन ऑफ द दीज ऑब्जर्वेशन इज, क्या होगा, यानी इन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया था। कैसे आप सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको क्या कहा है कि प्रेक्षण का माध्य क्या होता है। माध्य मतलब अगर हम जो प्रेक्षण दिखा रखे हैं, जो ऑब्जर्वेशन दिखा रखे हैं, प्रेक्षणों का अगर हमें क्या चाहिए माध्य चाहिए, तो जितना प्रेक्षण हमने किया है उनका कुल योग कर लीजिए और उनकी कुल संख्या से भाग कर दीजिए, यानी कि प्रेक्षणों का कुल योग कर लीजिए, कुल योग कर लीजिए और उसकी कुल संख्या से, प्रेक्षणों की कुल संख्या से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो उसका प्रेक्षणों का माध्य निकाला जाएगा, ऑब्जर्वेशन का जो है हमारे पास मीन निकल आएगा। ये क्वेश्चन में देखा रखा है क्या 39 होता है इज इक्वल टू, योग करेंगे तो क्या बनेगा भाई, हमारे पास क्या दिखा है 29 दिखा रखा है, प्लस एक क्या दिखा रहा है x + 1 दिखा रखा है, अगले वाला 33 है, ठीक है, अगले वाला 44 है, हैं, नेक्स्ट वन इज कितना है x + 3 है और x + 6 है, और डिवाइड कर दें, काउंटिंग करें, इसकी काउंटिंग कितनी आ रही है हमारी 7 आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, भाई 1 2 3 4 5 और 6 और ये वाला 7, क्लियर। अच्छा चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 39 में 7 की तो क्या बनना हमारे पास बन गया 273 इज इक्वल टू, यहाँ जोड़ दीजिए 29 30 33 44 और कितना 3, इन सबको जोड़ लेंगे तो 162 बन जाएगा, 162 प्लस x यहाँ पर है 1 और 1 2 और 1 3 और साथ में अच्छा ये 6 भी जोड़ेंगे तो 162 ऊपर बन गया हमारे पास में भाई, 29 और 30 बन गया, 33 जोड़ा 44 जोड़ा 3 बना और 6 जोड़ दिया 162 बन गया, प्लस कितना बन गया 3x बन जाता है। हमें क्या करना है भाई, हमें 3x = बनाना है, तो 273 में से 162 माइनस कर देंगे, क्या बढ़ गया 1 रह गया 1 रह गया 111 आ गया, ठीक है। और इसको हमें x निकालना है तो 111 को 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो 3 क्या 9 होता है और 3 7 21 होता है, तो x का वैल्यू 37 निकल के आ गया। यहाँ तक बात सुनिए। अच्छा जब 37 निकल के आ गया तो अब हमारे पास में जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, देखो हमें जो क्वेश्चन में दिखा रखे थे वो 29 था, x + 1 था, 33 था। अब इसको जो हमारे पास आंकड़े थे या जो हमारे पास डेटा दिखा रखा था, जो डाटा दिखा हुआ था वो कितना था, ऐसे 29 था, है x + 1 था, ठीक है, उसके बाद में क्या 33 था, 44 था, है अगला x + 3 था,
अगला x+6 था, फिर क्या 46 था, ऐसे था। अब क्योंकि इसमें अगर इसको देखें तो 29 तो ये हो गया, अच्छा 37 और ये 38 बन गया, ये 33 हो गया, ये 44 बन जाएगा, x+3 इसमें कितना बन 40 बन गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसमें 7 6, ये 6 जोड़ दें तो 43 बन जाएगा, और ये 46 बन गया, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, इनका आरोही क्रम ले लेते हैं। अगर इनका आरोही क्रम आप ले लेते हैं तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा भाई, सबसे पहले 29 आएगा, फिर कौन आएगा 33 आएगा, ठीक है, उससे बड़ा कौन है 33 से बहुत बड़ा जो हमारे पास 38 है, ठीक है, उससे बड़ा कौन आएगा 40 आएगा, फिर 40 के बाद कितना 43 आएगा, फिर आएगा 44, फिर आएगा 46। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ये क्या होता है ओड नंबर होता है। हमें क्या निकालना है माध्यक यानी मीडियन निकालना है। क्या निकालें मीडियन निकालना है। क्या होता फॉर्मूला n+1/2th टर्म होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कि कितना 7 + 1 8/2, यानी कि 4th टर्म आ गई, 4th टर्म आ गई। तो 4th टर्म क्या बन गई हमारे पास में मीडियन बन गई। 4th टर्म कौन है 1 2 3 4, क्या बन गया 40, 40 आपका आंसर बन गया। कहाँ चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये कहते हैं बी डी इज द डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम, पैलोग्राम दिखा रखा है ए बी सी डी सच दैट एंगल सी बी डी 12x है। एंगल सी बी डी ये वाला एंगल ये 12x है। एंगल हमारे पास में जो दिखा रखा है कौन सा, इट मीन्स डी बी ए है, ये इट मीन्स ये हमारा जो एंगल है ये कितना है डी बी ए दिखा रखा है, ठीक है, ये एंगल है डी बी ए, इसे डी बी ए कर लीजिएगा। ये कितना है 7y, यहाँ लिखा हुआ है एंगल डी बी ए जो है वो 7y है, और एंगल ए डी बी जो है वो कितना है वो 60 है, और एंगल सी डी बी जो है वो 28 डिग्री है। आपको 2x + 3y का मान निकालना है। क्या निकालना है, ये एंगल हमारे पास में 7y है, ये 28 है, ये 60 है। 2x + 3y यानी हमें x और y की वैल्यू चाहिए पहले, उसके बाद में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्योंकि ये पैलोग्राम है, क्योंकि ये पैलोग्राम है तो इसके ये कोण जो हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो कोण जो है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, एकांतर कोण है हमारे पास में, ठीक है। तो एंगल जो हमारे पास में हुआ कौन सा कि एंगल इट मीन्स सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी बी। सी बी डी कौन सा देखिए सी बी डी ये वाला 12x इज इक्वल टू ए डी बी यानी कि 60, यानी 12x बराबर 60 हो गया, ठीक है। तो x का आंसर 60/12 60 हो गया, x का आंसर 5 आ गया, ठीक है। हाँ, इसके हिसाब से अगला जो हमारे पास वैल्यू बनेगा इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिमिलरली कह लीजिए क्या बन जाएगा कि जो 7y है वो इज इक्वल टू 28 के बराबर होगी। तो y का आंसर कितना बन गया 28/7, 7 चौका 28 होता है, तो यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 4 निकल के आ गया। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है 2x + 3y फाइंड करना। 2x का मतलब 5 आ गया, प्लस 3y का मतलब 4 आ गया, मतलब 5 दूना 10 होता है और 4 तिया 12 होता है, ठीक है, और 12 10 कितना होता है 22 होता है। कितना होता है 22 डिग्री आपका क्या बन गया आंसर बन जाता है, 22 डिग्री चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। क्या कहते हैं द कोस्ट ऑफ ए पेंटिंग ऑफ सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर एट ₹20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹1032 1032 है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। यानी विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले के ठोस घनाभ के पृष्ठ को अगर ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है, तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था। चलिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा
सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें दिखा रखी है वो क्या है कि इस घनाभ का, ये जो हमारे पास में क्यूबोर्ड दिखा रखा है, इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा सोल्व करें, देखो L हमारे पास में 40 है, B है, H भी दिखा रखा है, ठीक है, L भी सब दिखा है। L हमारे पास कितना है, L हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ हमारी कितनी है 36 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी कितनी है x सेंटीमीटर। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। देखो टोटल सरफेस, जहाँ पर हमें क्या करना है, 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी हम इसको डायरेक्टली इसकी कॉस्ट भी चले जाएं तो टोटल कॉस्ट कितनी है 1032 रुपये। यानी टोटल सरफेस एरिया में अगर हम क्या कर देते हैं, यानी कि 20 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना 20/100 की, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट 1032 के बराबर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व हो गया। अच्छा तो यहाँ से क्या करते हैं, 2LB से मतलब कितना LB यानी कि 40 और 36 का मल्टीप्लाई प्लस BH यानी 36H प्लस HL 36H से मतलब 36x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या दिखा रखी है, ये इन्होंने क्या x दिया हुआ है, क्या दिया x दिया हुआ है, तो ये 36x हो गया। और यहाँ से HL की बात करता है तो L है हमारा 40x, तो ये कितना हो गया 40x हो गया। और ये इसको 1/5 बार काट देगा और 5 की उधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में भाई 1032 × 5 हो जाएगा। क्लियर हो, यहाँ तक बात पहुँची। अच्छा चलिएगा 36 और ये 2 गुना चल रहा है फिलहाल अभी, 36 और 40 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, इट मीन्स 1440 बन जाएगा आपका, प्लस 36 और 40 जोड़ दें तो 76x बन गया, इजिकल टू 1032 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5160 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या बन गया मल्टीप्लाई 14 28, तो कितना 2880 प्लस 76 दूनी 152 होता है, 152x हो गया, और इजिकल टू 5160, 2 से उधर डिवाइड भी कर सकते हैं, 5160 को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 152x जो है वो कितना हो गया 5160 में से 2880 आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई 2280 प्राप्त हो जाएगा, किसको 152x इजिकल टू चल रहा है। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो कितना होगा 2280 को 152 जो है वो क्या कर देगा वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब इसको हम 2280 यहाँ पर है ये, ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं 152 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम चला गया 152 पे, क्या बच गया भाई 6 बच गया, 7 बच गया 0, और क्या लगा दें इसमें 5 टाइम चला गया, देखें 5 दूना 10, 25 26, 5 2 7 को कट गया पूरा, यानी ये इसको पूरा कितना बार काट देगा 15 बार काट देगा, 15 टाइम काट देगा। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 15 निकल के आ जाता है। क्या होगा x का मान कितना आ गया 15 आ गया, बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इफ़ द मीडियन ऑफ ए डेटा 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 is x and the median of the data obtained by the replacing 3 by 33 and 8 by 18 in the above data is y, then what is the difference between y and x। यानी ये आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29 और 23 की माध्यिका x है, और इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यिका जो है वो y हो, तो y और x का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था। देखिएगा अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दिए गए क्वेश्चन के आंकड़ों का आरोही क्रम लिखते हैं, तो हमारे पास में आंकड़ों का जो
आरोही क्रम होगा, आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होता है। देखिएगा आंकड़ों का जो आरोही क्रम बढ़ेगा, इसमें सबसे छोटा नंबर आएगा 3 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 7 आएगा, फिर क्या 8 आएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा, हाँ 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 से बड़ा कौन है 17 है, ठीक है, 17 से बड़ा कौन है, इसके बाद में 21 है, 21 हो गया, फिर कौन हो गया 23 हो जाता है, फिर कितना 24 हो जाएगा हमारे पास में, फिर 24 के पास 29 हो जाता है, फिर क्या हो जाता है 30 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ काउंटिंग 10 आ गई। और 10 क्या होता है, 10 होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो उस समय जो मीडियन निकाला जाता है, जो मीडियन निकाला जाता है वो क्या होता है n/2th प्लस क्या होता है n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2 से निकलता है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 5th टर्म हो जाती है प्लस 6th टर्म हो जाती है, होल अपॉन 2 हो जाता है। 5th और 6th टर्म को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे 5वीं टर्म क्या है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 17 है और 21 है। 17 में 21 जोड़ दिया हमने और डिवाइड बाई 2 कर दिया तो यहाँ से हमारे पास में जो मीडियन निकल के आ गया, जिसको हमने क्या कहा हुआ है x कहा हुआ है, कितना आ गया दैट इज़ 38/2 हो गया। ठीक है, और 38/2 क्या होता है, इसको काट देंगे तो ये 19 निकल के आ जाएगा। क्या बन गया, x की वैल्यू आ गई 19 निकल के आ गई। क्या बन गया, x की वैल्यू 19 निकल के आ गई, x इजकल टू 19 निकल के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अब हम जो क्वेश्चन हमारे पास दिखा रखे हैं उसमें हम क्या करते हैं 3 को 33 से रिप्लेस करते हैं और 8 को 18 से। यानी यहाँ जो 3 दिया हुआ है इसको 33 बना देंगे और जो 8 दिया हुआ है ये वाला इसको हम 18 बना देंगे। अब क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास में नंबर बदल जाएंगे। अब सबसे पहले आप जब 3 को 33 बनाएंगे 33 पीछे चला जाएगा, 8 को 18 बनाएंगे 2 पीछे चला जाएगा। तो नंबर हमारा उस समय आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा वो उस समय आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा। देखिए अब क्योंकि हमारे पास में वैल्यू जो बन गई, क्योंकि हमने ये 33 से शुरू किया है, 33 से शुरू किया है तो 33 तो पीछे चला जाएगा। फिर सबसे पहले कौन आएगा 7 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 7 के बाद 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 के बाद कितना आएगा, वही 17 आएगा, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बना 21 बन जाएगा और 21 के बाद में क्या बनेगा हमारे पास में वही 23 बनेगा, ऐसे 24 भी बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास 29 बनेगा, वही 30 बनेगा। अभी 33 बाद में चला गया तो 33 यहाँ चला जाएगा। संख्या वही है, अभी n की वैल्यू अभी भी 10 ही है, यानी इवन नंबर ही है। उस समय मीडियन क्या होगा, अब मीडियन की वैल्यू क्या निकलेगी, मीडियन की वैल्यू जो y में कन्वर्ट होगी। अब मीडियन y से निकलेगा, फॉर्मूला वही n/2 टर्म, n/2 यानी कि 5th टर्म हो गई, 5th टर्म प्लस 6th टर्म होल अपॉन 2 से निकलेगी। यहाँ पर 5वीं टर्म 1 2 3 4, 5वीं टर्म ये, 6ठी टर्म ये, यानी 21 प्लस 23/2 हो जाएगा। 21 प्लस 23 हमारे पास कितना हो गया, इट मीन्स हमारे पास में 44/2 बन गया और 44/2 मतलब हमारा आंसर 22 आ गया। तो y का आंसर हमारा 22 आ गया और x का आंसर हमारा कितना बना 19 बना। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए हमारे पास में, डिफरेंस चाहिए, यानी y माइनस x चाहिए आपको। यानी 22 में से आप 19 माइनस कर देंगे तो 22 में से 19 जाएंगे तो आपको 3 बचेंगे और यही आपका क्या था आंसर था। एक्चुअल में 3 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में। हाँ 20 हमारे पास में क्या कहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कहते हैं हमारे पास में x, y और z 3 प्राकृत संख्याएं हैं, इन नेचुरल नंबर्स हैं इस प्रकार की x² प्लस 2xy प्लस y² 100 के बराबर हो, y² प्लस 2yz प्लस z² 256 बनाएं और x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 400 के बराबर हो, तो yz माइनस x का मान क्या होगा। क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 से लिया गया। देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाला जो दिखा रखा है वही है x² प्लस y² प्लस कितना है
इट मीन्स 2xy इज इक्वल टू 100 है। तो ये एक्चुअल में किसका वैल्यू बनेगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर है जो 100 के बराबर होगा। यहाँ से x प्लस वाई निकालें तो 100 का रूट हो जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन बन। ऐसे ही अगर हम देखें वाई स्क्वायर प्लस कितना 2yz प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है 256 के बराबर हैं, और ये वैल्यू y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गई जो 256 के बराबर हो गई। यहाँ से अगर y प्लस जेड निकालें तो अंडर रूट 256 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास में 256 का जब आप रूट लेंगे तो आपको आंसर बनेगा 16। इस प्रकार से ये जो आपका है ये सेकंड इक्वेशन बन जाता है, दूसरा इक्वेशन बन जाता है। उसके बाद में ये दिखा रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये किसके बराबर है 400 के बराबर है। एक्चुअल में ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है और ये 400 के बराबर है। तो इसका मतलब ये बन गया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया 20 आ जाता है, क्योंकि 400 का रूट हो जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन बन जाता है। हमें तो क्या चाहिए वाई जेड माइनस एक्स चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड चाहिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से देखिए, पहला और तीसरे से देखेंगे। x प्लस वाई की जगह आप 10 रख दें तो कितना बन गया इस इक्वेशन में क्या हो भाई 10 प्लस z जो है वो क्या 20 बन गया। यहाँ से z का आंसर 20 माइनस 10 निकाल लिया आपने तो ये 10 निकल के आ गया, यानी z इजकल टू 10 बन गया, यानी ये z का आंसर आ गया। क्लियर। इससे अब आप क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से देखें। यहाँ पर आप z की वैल्यू 10 रख दें तो y प्लस 10 जो है वो 16 के बराबर है, तो y का आंसर 16 माइनस 10 यानी कि 6 निकल के आ गया। तो y का आंसर कितना मिल गया 6 बन जाता है। ठीक है, y का आंसर 6 बन गया। चलिएगा अब आप थर्ड इक्वेशन में देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर आप थर्ड में देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर है। अब यहाँ से z और y यानी 10 और 6 कितना हो गया, यानी x प्लस 16 जो है वो 20 हो गया। तो यहाँ से x का आंसर 20 माइनस 16 यानी कि 4 आ जाता है। तो x का आंसर आ गया 4। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि वाई जेड माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, देखो y का मतलब कितना 6 मल्टीप्लाई बाई z का मतलब कितना 10 माइनस x का मतलब 4, यानी आपको 60 में से 4 माइनस करना है और 60 में से 4 माइनस करेंगे तो 56 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो गया। 56 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में। 10 साल के जैसे हमने इसी वीडियो में आपको कराए 10 ईयर्स के हमने क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व कराए हैं, यानी 20 क्वेश्चन हमने आपको ये सॉल्व कराए हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन था एक्चुअल में, 20 क्वेश्चन हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।